तो चलिए सीधा आज के इस विश्लेषण में चलते हैं। आज का विषय सिर्फ हमारे आसपास मौजूद कुछ पेड़ पौधों के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे अस्तित्व की नींव है, यानी हमारा पर्यावरण। आज इसके सबसे बुनियादी और गहरे अर्थों को डीकोड किया जाएगा। आज के इस सफर की रूपरेखा बिल्कुल साफ है। शुरुआत होगी पर्यावरण की अवधारणा और इसके घटकों से, फिर मानव पर्यावरण संबंधों को समझते हुए सतत विकास और अंत में पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति पर बात की जाएगी। भाग 1, पर्यावरण की अवधारणा। चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये शब्द आखिर आया कहाँ से? पर्यावरण या एनवायरनमेंट की जड़ें फ्रांसीसी भाषा में है। एनवीरॉन का मतलब है घेरना और मेंट का अर्थ है क्रिया, यानी कोई भी जीव अपने आसपास की जिन चीजों से घिरा है उनके साथ वो लगातार कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, कैसे ढल रहा है। इन सभी जीवित और निर्जीव घटकों और प्रभावों का कुल योग ही पर्यावरण है। जब पर्यावरण शब्द का जिक्र होता है तो दिमाग में सबसे पहले घने जंगल या गहरे समंदर आते हैं, है ना? लेकिन इंसानी दखल के आधार पर इसे 3 अलग-अलग हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है पूरी तरह से प्राकृतिक पर्यावरण, जैसे नदियां और रेगिस्तान। दूसरा है मानव सुधारित पर्यावरण, जहां प्रकृति तो है लेकिन उसे इंसानों ने अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, जैसे कि फलों के बाग या वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। और तीसरा है पूरी तरह से मानव निर्मित पर्यावरण, यानी हमारे खेत, कंक्रीट के शहर, कारखाने और विशाल बांध। ये तस्वीर उसी प्राकृतिक पर्यावरण के एक बेहद जटिल और खूबसूरत जाल को दिखाती है। इस प्राचीन बायोलॉजिकल सिस्टम को समझना और बचाना इंसानियत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जिस पर पूरी दुनिया का ढांचा टिका है। भाग 2, पर्यावरण के घटक और सहनशीलता की सीमा। अब देखते हैं कि इन इकोसिस्टम्स को चलाने वाली असल ताकतें क्या हैं। पर्यावरण मुख्य रूप से 2 पिलर्स पर खड़ा है। एक तरफ है अजैविक या निर्जीव घटक, जैसे रोशनी, तापमान, बारिश और गैसें। ये सब मिलकर एक तरह से स्टेज तैयार करते हैं। और दूसरी तरफ है जैविक या सजीव घटक, जैसे पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, माइक्रोब्स और डिकम्पोजर्स, जो इस स्टेज पर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इन दोनों का परफेक्ट तालमेल ही जीवन को मुमकिन बनाता है। लेकिन इस तालमेल की भी एक लिमिट है, जिसे सहनशीलता की सीमा या रेंज ऑफ टॉलरेंस कहते हैं। पर्यावरण में होने वाले बदलावों को सहन की हर जीव की एक बायोलॉजिकल लिमिट होती है। अगर तापमान या पानी की कमी उस लिमिट को पार कर जाए तो सर्वाइवल यानी अस्तित्व सीधे खतरे में पड़ जाता है। भाग 3, मानव पर्यावरण संबंध के दृष्टिकोण। इतिहास गवाह है कि इंसानों ने हमेशा प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को अलग-अलग नजरियों से देखा है। सोच का ये इवोल्यूशन बड़ा दिलचस्प है। सबसे पहले जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रैचल का निश्चयवाद आया, जिसका मानना था कि प्रकृति इंसान की लाइफ पर पूरा कंट्रोल रखती है। फिर लूसियन फेब्रे का संभववाद आया, जिसने कहा कि प्रकृति तो बस एक पैसिव स्टेज है और इंसान एक एक्टिव एजेंट है जो अपनी मर्जी से चीजें चुनता है। लेकिन आज हम जिस विचार को सबसे ज्यादा मानते हैं वो है पर्यावरणवाद। ये साफ कहता है कि इंसान प्रकृति का ही एक अटूट हिस्सा है और हमें इसके संसाधनों का बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। भाग 4, सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यही वो विचार है जो हमारे समय की सबसे बड़ी डिबेट को जन्म देता है। 1987 में ब्रंटलिन कमीशन ने अपनी आ कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जो आज एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन चुका है। सतत विकास का सीधा सा मतलब है कि आज की पीढ़ी अपनी जरूरतें पूरी करे, लेकिन इस तरह से कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों की कोई कमी ना हो। ये हमें याद दिलाता है कि हम इस पृथ्वी के मालिक नहीं हैं, बल्कि सिर्फ इसके केयरटेकर हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट सामने आता है। जाने माने अर्थशास्त्री हरमन डेली कहते हैं कि सतत विकास अपने आप में एक ऑक्सीमोरॉन या विरोधाभास है। जरा सोचिए, पारंपरिक विकास का मतलब है लगातार होने वाली आर्थिक ग्रोथ, जिसके लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन जरूरी है। तो क्या अनंत ग्रोथ और सच्ची सस्टेनेबिलिटी सच में एक साथ चल सकते हैं? इस विरोधाभास से निपटने का एक ही तरीका है कि कुछ बहुत ही क्रिटिकल बदलाव किए जाएं। सच्ची सस्टेनेबिलिटी हासिल करने के लिए इन 4 प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस करना होगा। बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल करना, गरीबी हटाना, ऐसी खेती अपनाना जो टिकाऊ हो और जंगलों का तेजी से संरक्षण करना।
इनके बिना भविष्य को सुरक्षित रखने का सपना बस सपना ही रह जाएगा। भाग 5 पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति। आखिर इन बड़े ग्लोबल टारगेट्स को अचीव कैसे किया जाए? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि पर्यावरण का अध्ययन सिर्फ साइंस की क्लास तक सीमित नहीं है। ये एक अप्लाइड साइंस है। आज हम ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर के क्षरण और जंगल कटने जैसी जिन भयानक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनका हल सिर्फ लैब्स में नहीं निकलेगा। इसके लिए अर्थशास्त्र, कड़े कानून, सोशियोलॉजी और कड़े पॉलिटिकल एक्शन को एक साथ आना होगा। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बड़ा सवाल हम सभी के सामने खड़ा है। आज इंसान जिस तरह की मॉडर्न लाइफस्टाइल जी रहा है, जो चीज़ें हम रोज़मर्रा के जीवन में चुन रहे हैं, क्या वो सच में हमारी पृथ्वी की उस सहनशीलता की सीमा या बायोलॉजिकल लिमिट के अंदर आती है? ये एक ऐसा गंभीर सवाल है जिसका जवाब ही हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा।